Now guys, let's see the second type of gift, and that second type of gift is movable asset, which includes shares, securities, gold, bullion, artifacts like paintings, drawings, manuscripts, etc. तो ये चीजें अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो उसको हम टैक्स किस तरह से करेंगे। अब यहां सवाल ये आता है कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है। गिफ्ट का नॉर्मल मीनिंग है रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कुछ उसके लिए देना नहीं पड़ा और हमें एक गिफ्ट मिला, दैट इज अ गिफ्ट। लेकिन मूवेबल एसेट्स में गवर्नमेंट ने दो चीजों को टैक्स किया। एक जो आपको मिलेगा फॉर कंसिडरेशन और दूसरा जो आपको मिलेगा विदाउट कंसिडरेशन। नॉर्मली गिफ्ट का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, बट हियर विल आल्सो टैक्स a movable asset which is acquired by us for consideration। एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपके पास 50 लाख रुपीस के शेयर्स है और आप वो शेयर्स अगर मुझे सिर्फ 5 लाख में सेल करते हो, आपके पास 50 लाख रुपीस के शेयर्स है और आप वो शेयर्स मुझे सिर्फ 5 लाख में अगर सेल करते हो तो आप मुझे डिस्काउंट कितना दे रहे हो। What is the difference between the fair market value and the sale consideration? 50 minus 5, that is 45 lakhs। तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर मुझे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्काउंट पे मिली है इस साल और वो डिस्काउंट का वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर है, तो वो डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो मेरे हाथ में इनकम माना जाएगा। यानी कि मेरे हाथ में 45 lakhs will be chargeable as income। Now the question is, if I receive these gifts or I purchase, rather, first we'll deal with purchases। If I purchase 10 different items from 10 different people during the same year, मैंने 10 assets, movable assets 10 लोगों से परचेज किए हैं और हर एक पर्सन से ये एसेट मैंने डिस्काउंट पे लिया है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप 10 लोगों के पास 50-50 हजार के एसेट्स हैं, यानी जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 है, और आप सबने मुझे वो एसेट 30,000 में सेल किया। यानी हर एक स्टूडेंट ने मुझे 20,000 का डिस्काउंट दिया और ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे 20-20 हजार का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब है कि मेरा टोटल डिस्काउंट हो गया एग्रीगेट में 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख रुपए। तो हम मूवेबल एसेट्स के केस में भी एग्रीगेशन करेंगे। तो हम एक स्टूडेंट से तो मुझे 20-20 हजार का डिस्काउंट मिला है, मगर मिलाकर अगर वो 50 के ऊपर है, 2 लाख रुपए है, then this 2 lakh will be taxable as income in my hands। So this is one aspect for consideration। दूसरा एस्पेक्ट है विदाउट कंसिडरेशन। यानी आप 10 स्टूडेंट जिनके पास 50-50 हजार के मूवेबल एसेट्स है, अगर आप सब मुझे गिफ्ट करते हो, यू डोंट सेल इट टू मी बट गिफ्ट इट टू मी, तो मुझे टोटल गिफ्ट कितने का मिला? 50,000 इंटू 10 यानी 5 लाख रुपए। यानी मुझे एग्रीगेट में 5 लाख रुपए के गिफ्ट मिले। वहां पर भी सेक्शन कहता है कि अगर ये एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यूज 50,000 से ऊपर है तो इसे भी हम टैक्स करेंगे एज इनकम। तो ये 5 लाख रुपए भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा एज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, निखिल एंड अमेय, निखिल के पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है और वो मुझे वो गोल्ड 80,000 रुपए में बेचता है, यानी उसने मुझे 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। सॉरी गाइस, 1 लाख का गोल्ड है और वो 80,000 में मुझे बेचता है, तो 20,000 का डिस्काउंट दिया, राइट। वेरी अमेय के पास
40,000 रुपए का गोल्ड है और वो मुझे वो 40,000 रुपए का गोल्ड गिफ्ट में देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट. One is selling me for consideration, one student gives it to me free of cost. अब आप देखिए, जो हमें गिफ्ट मिला है उसका वैल्यू 40,000 है, जो हमें डिस्काउंट पे मिला है उसका डिस्काउंट 20,000. अगर हम इसे एग्रीगेट करेंगे तो ये 60 होता है, 50 के ऊपर जाता है. और अगर हम उसे सेपरेट रखेंगे तो ये 40 है, ये 20 है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि सेक्शन क्या कहता है, क्या हमें इसका एग्रीगेशन करना है या नहीं करना है? तो गाइस द आंसर इज कि इसका एग्रीगेशन हमें नहीं करना. अगर मुझे दो लोग गिफ्ट देते हैं विदाउट कंसिडरेशन या दो लोग मुझे फॉर कंसिडरेशन, तो हम उसका एग्रीगेशन करेंगे. लेकिन जो एसेट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है और जो एसेट हमें फॉर कंसिडरेशन मिला है, उन दोनों का एग्रीगेशन नहीं करने के आप, उन दोनों का एग्रीगेशन आप नहीं करेंगे. याद रखिए आपको ये बात. तो 40,000 क्योंकि 50,000 से कम है इसलिए वो टैक्सेबल नहीं है, और 20,000 का डिस्काउंट जो मुझे मिला है वो भी 50,000 से कम है, इसलिए वो भी टैक्सेबल नहीं होगा. हमारे हाथ में दोनों टैक्सेबल नहीं होगा. So guys, I hope that is clear for movable property. Now let's go on to immovable assets. उसमें आते हैं दो चीजें, लैंड और बिल्डिंग और बोट. इसमें भी दोनों सिचुएशन आ सकती है. एक पर्सन है मिस्टर अमेर, उनका लैंड है, वो मुझे वो लैंड बेच सकते हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, या मिस्टर निखिल जो मुझे अपना लैंड गिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन. तो इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होगी, लेट्स सी. फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी दिस सेक्शन सेज दैट इफ इट इज रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन, अगर आप मुझे 10 लाख का बिल्डिंग 2 लाख में बेचते हो, यानी कि 8 लाख का डिस्काउंट देते हो, वो 8 लाख मेरे हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा. The section clearly says that if immovable property is received for consideration, then it is not taxable. It is not taxable. Keep that in mind. तो अगर हमें एक immovable property without consideration मिलती है, free of cost मिलती है, तब हम उसे टैक्स करेंगे. अगर उसका स्टैम्प वैल्यू, the stamp value is same as we take under section 50C, that is under the capital gains, जो हम बाद में कैपिटल गेन हेड में पढ़ेंगे डिटेल. तो ये स्टैम्प वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ऊपर होगा तो ये स्टैम्प वैल्यू हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. मगर दोस्तों आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल एसेट्स, यानी अगर 5 लोग मुझे अपना लैंड या बिल्डिंग सेल करते हैं, गिफ्ट करते हैं, और उसका इंडिविजुअल वैल्यू, एक एक बिल्डिंग का अगर वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू 30,000 है, तो 5 लोग वो बिल्डिंग जो बेचते हैं मुझे, जो गिफ्ट करते हैं, उसका एग्रीगेट अगर हम करें तो 50,000 से ज्यादा होता है. लेकिन इंडिविजुअली 50 से कम है, तो हम क्या करेंगे? What does the section say? Do you have to aggregate or not? Students, 56 कहता है कि immovable property के केस में हमें एग्रीगेशन नहीं करना. तो अगर एक एक एसेट का वैल्यू 50 के ऊपर जाएगा तब हम उसे टैक्स करेंगे. लेकिन अगर इंडिविजुअल एसेट्स का वैल्यू 50 से कम होगा, एग्रीगेट ज्यादा भी होगा, मगर इंडिविजुअली अगर कम होगा तो हम उसे टैक्स नहीं करेंगे.